एक इंतहाई कीमती कुर्सी उसने अपने बैठने के लिए बना रखी थी। मोर के परों की एक टोपी, छोटी सी तिलाई सलीब भी इस्तेमाल करता था। गो अपने आप को वो अस्क़फ़ जाहिर करता था, लेकिन राहिब विलियम पर जल्दी जाहिर हो गया कि वो एक आवारागर्द था। इससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं थी। दूसरा नसरानी शख्स जिससे राहिब विलियम की चंगेज खान के शहर कराकरम में मुलाकात हुई, वो एक फ्रांसीसी सुनार था जिसका नाम विलियम बुशेर था। कहा जाता है कि उसने एक खूबसूरत हंगरेवी लड़की से शादी कर रखी थी। ये सुनार अपने काम का बड़ा माहिर था और मंगो खान के लिए ये एक शाहकार की तकमील कर रहा था। ये शाहकार चांदी का एक दरख्त था जो मंगो खान के महल के दरमियानी दरवाजे के मद्दे मुकाबिल नस्ब किया जाने वाला था। दरख्त की जड़ के पास 4 नुकरई शेरों के मुंह से घोड़ी का दूध उबलता था। 4 तिलाई सांप इस दरख्त की शाखों में चिमटे हुए थे, जिनमें से एक सांप के मुंह से शराब बह रही थी, दूसरे के मुंह से घोड़ी का दूध, तीसरे के मुंह से शराब आसल और चौथे के मुंह से चावलों की शराब बहती थी। बहरहाल चंद दिन के क़याम के बाद सरताक खूब भाग दौड़ करता रहा। साथ ही विलियम को उसके कहने पर मंगो खान के सामने पेश किया गया। विलियम ने देखा मंगो खान के शमियाने के बाहर दरवाजे सरकार थे, लेकिन उसके कदमों के पास कांटों और उपलों की आग जल रही थी। उसने देखा कि मंगो खान औसत कद का खामोश सा आदमी था। उसकी नाक चपटी, उसकी उम्र कोई 45 साल की होगी। वो मजमे से बुलंद तख्त पर, जिसके ऊपर समूर का फर्श था, बैठा हुआ था और उसके जानों पर एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। राहिब विलियम ने देखा कि सिर्फ साकियों को इस बात की इजाजत थी कि वो एक तरफ से खान के तख्त पर चढ़ें और दूसरी तरफ से उतर जाएं। विलियम को जब मंगो खान के सामने पेश किया गया तो वो मंगो को मुखातिब करके कहने लगा, मैं मुआफ़ी चाहता हूँ, मैं आपके लिए कोई बेशकीमत तोहफा पेश नहीं कर सकता। इस पर मंगो खान कहने लगा, जिस तरह सूरज की शाखें हर तरफ पहुंचती हैं, इसी तरह हमारी और बातो खान की ताकत दुनिया के गोशे गोशे में पहुंचती है। हमें तुम्हारे सोने चांदी की हाजत नहीं। अगर बातो खान ने तुम्हें मेरी तरफ ना भेजा होता तो शायद मैं तुमसे मिलना पसंद न करता। विलियम परेशान सा हो गया, कहने लगा, मैं वाकई बातो खान से मिलकर आपकी तरफ आया हूँ। इस पर मंगो खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हारे यहाँ आने से पहले बातो खान के हरकारे यहाँ पहुंच चुके हैं और वो मेरे नाम एक खत लाए थे जिसमें तुम्हारे मुतालिक पूरी तफसील लिखी हुई थी। विलियम दंग रह गया। कुछ कहना चाहता था कि मंगू फिर बोल पड़ा, बातो खान ने अपने खत में मुझे बताया है कि तुम लोग अपने पापाए आजम को रुए अर्ज पर खुदा का नायब ख्याल करते हो और तुम्हारा ये अकीदा हम कुछ इस तरह समझते हैं कि हमारी तरह दूर मगरिब की सरजमीनों में भी कोई एक खाकान है जो इस तरफ की सारी बुनियादी ताकत का मालिक है। लेकिन मैं चूंकि यूरोप में रह चुका हूँ, फतूहात में हिस्सा ले चुका हूँ, लिहाजा मैं तुम्हारे उस नायब की हैसियत और वक़्त को जानता हूँ। इन दिनों जिसे तुम खुदा का नायब समझते हो, जिसे तुम पापाए आजम कहते हो, आजकल वो इनोसेंट चहारम है। मेरे ख्याल में वो सिर्फ एक तरह का बड़ा पादरी है जिसने अपनी जात से अजीबो गरीब मोजज़े मंसूब कर रखे हैं। तुम चूंकि फ्रांस के बादशाह लुई के सफ़ीर बनकर मेरे पास आए हो और बातो खान ने मुझे ये भी इत्तला दी है कि तुम सिर्फ मुझे दुआ देने के लिए आए हो, तो इससे पहले इस मकसद के लिए तुम्हारा कोई राहिब इस तरफ क्यों नहीं आया? इस पर राहिब विलियम कहने लगा, यकीनन मेरे आने से पहले भी कुछ राहिब इन सरजमीनों में आए जिनमें राहिब खूब पहचाने जाते थे। एक दाऊद, दूसरा एंड्रियो, जो सुर्ख इबादती खैमे भी अपने साथ ले जा चुका था। मंगो खान ने इधर उधर बड़े गौर से देखा, फिर इस बार अजीब से अंदाज में उसने राहिब विलियम की तरफ देखते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुमने मेरे मुंशियों से कहा है कि मैं काफिर हूं। राहिब विलियम कांप उठा, कहने लगा, मेरे आका, मैंने ये तो नहीं कहा। इस पर मंगो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, मेरा भी यही ख्याल था कि तुमने ये नहीं कहा होगा, क्योंकि ऐसा लफ्ज तुम्हारी जबान से नहीं निकल सकता। ये कहकर जब मंगो ने अपने आसा पर अपना हाथ रखा जिसके सहारे वो चलता था, तब उसकी इस हरकत पर राहिब विलियम खौफजदा हो गया। इस पर मंगो कहने लगा, डरो मत। कुछ देर मंगो सोचता रहा, फिर बोलना शुरू किया, खुदा ने हाथ में 5 उंगलियां बनाई हैं और इतने ही मजहब खल्के खुदा को बख्श रखे हैं। उसने तुम पर इंजील नाजिल की, मगर तुम उसकी पाबंदी नहीं करते। यकीनन तुम्हारी इंजील में ये तो नहीं लिखा होगा कि तुम एक दूसरे की गीबत करो। इस तरह तुम्हारी इंजील में यह भी नहीं लिखा होगा कि रुपए की खातिर इंसाफ से मुंह मत मोड़ो। जवाब में विलियम को अपनी जात पर कुछ शुबा हुआ, कहने लगा, मैंने खुद कभी रुपया या इनाम कबूल नहीं किया। इस पर सख्त लहजे में मंगो ने उसे चुप रहने का इशारा किया और कहने लगा, मैं तुम्हारा जिक्र नहीं कर रहा। फिर उसने सामने रखे हुए घोड़ी के दूध का एक घूंट पिया और कहने लगा, राहिब विलियम, तुम लोगों पर इंजील नाजिल की गई, मगर तुम इसके पाबंद नहीं हो। उसने हमें सामर और शामान दिए और हम उनकी बात सुनते हैं और अमन चैन से रहते हैं।
लेकिन तुम लोग यहाँ ऐसा नहीं करते। जब तुम अपने बादशाह के पास फ्रांस जाओगे तो क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ मंगोल सफीरों को कर दूं जो मेरा एक पैगाम लेकर जाएंगे? इस पर राहिब विलियम परेशान हो गया। कहने लगा, मैं आपके सफीरों को अपने मुल्क ले जाकर उनकी हिफाजत का सामान नहीं कर सकता और मैं ये खतरा मूल नहीं ले सकता। इस पर मंगू खान कहने लगा, मैंने सुना है तुम काफी दिन हमारे शहर कराकुरम में ठहर चुके हो, जबकि तुम कहते हो कि तुम अपने साथ किसी सफीर को नहीं ले जाओगे, तो मैं चाहूंगा कि तुम वापसी पर अपने मुल्क की तरफ चले जाओ। राहिब विलियम कहने लगा, क्या आर्मीनिया के रास्ते में खैरियत के साथ इन इलाकों की तरफ जा सकता हूं जहां मैं जाना चाहता हूं? इस पर मंगू खान कहने लगा, मैं तुम्हारी हिफाजत का एहतमाम कर दूंगा और फिर वो इलाके मेरे अजीज भाई बातो खान के हैं। मैं नहीं जानता बातो खान से मुतालिक तुम्हारे क्या ख्यालात हैं, लेकिन एक बात याद रखना, सर में दो आंखें होती हैं लेकिन दोनों एक ही तरफ देखती हैं। मेरा और बातों का रिश्ता वही है जो एक आंख का दूसरी आंख के साथ है। मैं चाहता हूं मेरे सामने या यहाँ मेरे शहर में उसके खिलाफ कोई बात मत कहना। अब तुम जा सकते हो। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। विलियम मंगू खान के कहने पर खैमे से निकल गया। विलियम का असल मकसद यही था कि चंगेज खान के शहर में जाके ये देखे कि अब यूरोप वालों के खिलाफ मंगोल अगर हरकत में आना चाहते हैं तो किस लाहे अमल के तहत वो ऐसा करना चाहते हैं। चूंकि उसने अंदाजा लगा लिया था कि अब मंगू खान के तहत मंगोलों का कोई लश्कर यूरोप पर हमलावर नहीं होगा। बातों के मुतालिक भी वो मुतमईन था कि वो बीमार है और कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन बिरकाई खान से मुतालिक वो कुछ मशकूक सा अंदाजा लगा चुका था। बहरहाल चंद दिन मजीद वहां रहने के बाद उसने वहां से कूच किया। दूसरी जानिब सरताक भी वहां क़याम करके अपने हक में मगरिब के खाकान का परवाना हासिल करने की कोशिश करता रहा। इसके बाद वो भी सराय बातों की तरफ रवाना हुआ। वो दोनों कब्रसी तेगजन जिन्हें वो अपने मुहाफिजों के तौर पर इस्तेमाल करता था, वो भी उसके साथ थे। खरीम बिन मकरूम और बाला खान दोनों उस जगह आए जहां कोचमान और गोचलोक खान ने अपने लश्कर के साथ महफूज जगह पड़ाव कर रखा था। वहां से उन्हें साथ लिया। फिर वो दरिया द्यातका के किनारे किनारे जुनूब की तरफ बढ़े थे जहां दरिया द्यातका दरिया ब्याला में गिरता था। वहां तक बाला खान उनके साथ आया। फिर वो दाएं जानिब मुड़ते हुए ओफा की तरफ चला गया था, जबकि खरीम बिन मकरूम अपने लश्कर को लेकर बाएं जानिब मुड़ा, दरिया वोल्गा के किनारे आया। फिर वो बड़ी तेजी से जुनूब की तरफ सफर कर रहा था। एक रोज शाम के करीब खरीम बिन मकरूम अपने लश्कर को लेकर सराय बातों में दाखिल हुआ। उसकी आमद की खबर बिरकाई खान को हो चुकी थी, लिहाजा बिरकाई खान ने बड़े शानदार अंदाज में अपने मंगोल सरदारों के साथ उसका इस्तकबाल किया। बिरकाई खान ने खरीम बिन मकरूम के साथ माले गनीमत के अंबार देखे तो वो दंग रह गया। काफी देर तक वो दोनों भाइयों से बगलगीर होकर उन्हें मुबारकबाद देता रहा। फिर वो कोचमान, कोचलोक, तोराई खान, कशली खान से भी इसी अंदाज में मिला। जब वो फारिग हुआ तब उसने लश्करियों को मुस्तकर की तरफ जाने का हुक्म दिया। इस मौके पर खरीम बिन मकरूम बिरकाई खान के करीब आया। बड़े प्यारे अंदाज में उसका हाथ अपने हाथ में लिया। फिर कहने लगा, बिरकाई मेरे अजीज भाई, इन दिनों मेरा भाई उमैर बिन नसर कहाँ है? जवाब में बिरकाई खान ने उमैर बिन नसर के बख्ताई से शादी करने, उसके बाद गर्जिस्तान जाने और उसकी गैर मौजूदगी में बख्ताई के मारे जाने और थिमर से शादी करने के बाद नक्सार को भी अपनी जिंदगी का साथी बनाने और फिर सरताक से इंतकाम लेने के लिए मशरिक की तरफ रवाना होने के सारे हालात तफसील के साथ सुना डाले। ये सारी तफसील सुनने के बाद खरीम बिन मकरूम फिक्रमंद हुआ था। उसके पीछे खड़े कुरैश, गोचलोक, बशार और ताइसी सब परेशानी का इजहार कर रहे थे। इस मौके पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए खरीम कहने लगा, उमैर को इस तरह अकेला अपनी दोनों बीवियों को लेकर सरताक की राह रोकने के लिए नहीं जाना चाहिए था। सरताक के साथ कब्रसी तेगजन भी थे। उसकी बात काटते हुए बिरकाई बोल पड़ा, मैंने उसे बहुत कहा कि कुछ मुसल्ला जवानों को अपने साथ ले जाओ, लेकिन वो कहने लगा कि ऐसी कोई जरूरत नहीं। उसने मुझे टाल दिया। वो कह रहा था मैं सराय गोबी की तरफ से आने वाली शाहरा के किनारे किसी सराय में क़याम करूंगा और शाहरा पर नजर रखूंगा। जो ही सरताक के आने की इत्तला हुई मैं उससे खूब निपटूंगा। खरीम बिन मकरूम कुछ फिक्रमंद सा हो गया था। कुछ कहना चाहता था कि इससे पहले ही कुरैश बोल पड़ा, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि मैं चंद मुसल्ला जवानों को लेकर उसके पीछे जाऊं, इस मामले में उसकी मदद करूं? इस पर खरीम ने बड़े गौर से उसकी तरफ देखा। फिर कहने लगा, तुम आज की शब यहाँ आराम करो। अगले रोज चंद मुसल्ला जवानों को लेकर तुम उमैर की मदद के लिए मशरिक की तरफ कूच कर जाना। इस मौके पर ताइसी फौरन बोल पड़ी, भाई क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं भी इनके साथ जाऊं? जो तफसील मुझे बताई गई है इसके मुताबिक उमैर की दोनों बीवियां थिमर और नक्सार उसके साथ हैं। अगर मैं इनके साथ जाती हूं तो मेरे ख्याल में कोई हरज नहीं है।
इस पर करीम मुस्कुरा दिया, कहने लगा, हाँ भाई, कल कुरैश के साथ चली जाना। जब तक तुम सब नहीं लौटते मैं और बशार बड़ी बेचैनी से तुम लोगों का इंतजार करेंगे। करीम बिन मखरूम कुछ कहना चाहता था कि बरकाई ने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर कहने लगा, चलो आराम से यूरत में बैठकर बात करते हैं और इकट्ठा खाना भी खाते हैं। इसके साथ ही सब बरकाई के साथ हो लिए थे। आसमान पर आहाम के जंगार और जंगल की काली रातों की तरह गहरे बादल छाए हुए थे। फिर थोड़ी देर के बाद बर्फबारी शुरू हो गई थी। जमीन का सीना बड़ी तेजी से सफेद होना शुरू हो चुका था। हर तरफ खामोशी और हू का आलम था। ऐसे में उमैर बिन नसर, थिमर और नक्सार तीनों अपने घोड़ों को उस शाहरा पर सरपट दौड़ा रहे थे जो दरिया यूराल को पार करके बुहायरा आराल के शिमाल और झील बालकश के जुनूब में होती हुई थानशियान के दर्रों से गुजरकर कोहिस्तान अल्ताई और वहां से सीधी आगे सराय गोबी से होती हुई कोहिस्तान फतंजान की तरफ चली गई थी। बर्फबारी अब तक जोरों पर थी, यहां तक कि उमैर बिन नसर, थिमर और नक्सार थानशियान के दर्रे में पहुंच गए जहां से मंगोलों के मस्कन से आने वाली शाहरा गुजरती थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां शाहरा के किनारे अगर कोई बैठ जाए तो गुजरने वाले को बाआसानी देखा जा सकता था और उसे अपने तीरों का हदफ बनाया जा सकता था। इस जगह उमैर ने अपने घोड़े को रोक लिया। उसकी तरफ देखते हुए थिमर और नक्सार भी अपने घोड़ों को रोक चुकी थी। फिर उमैर बिन नसर कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर चढ़कर घोड़े पर इधर उधर घूमने लगा। इस मौके पर नक्सार उमैर बिन नसर के करीब आई और पूछने लगी, क्या आपको किसी चीज की तलाश है? इस पर नक्सार की तरफ बड़े गौर से देखते हुए उमैर मुस्कुराया और कहने लगा, मेरा इरादा है कि हम सब सरताक के लिए यहीं घात में बैठें। मैं चाहता हूं कि यहाँ करीब ही कोई खो मिल जाए जिसमें हम तीनों मियाँ बीवी आराम से बैठकर चंद यौम तक अपने दुश्मनों का इंतजार कर सकें। हमारे पास वाफिर मिकदार में खाने की अशिया और आराम करने के लिए घोड़ों के साथ बिस्तर भी बंधे हुए हैं। अगर हम कई हफ्ते भी यहाँ लगातार क़याम करके सरताक और उसके साथियों का इंतजार करें तो ऐसा हम कर सकते हैं। उमैर बिन नसर का जवाब सुनकर नक्सार और थिमर दोनों मुतमईन हो गई थीं। तीनों मिलकर कोई मुनासिब जगह तलाश करने लगे। थोड़ी देर बाद थानशियान के दर्रे के बिल्कुल किनारे से एक काफी बड़ी और मुनासिब खो तलाश करने में कामयाब हो गए थे। खो इस कदर वसी थी कि वो अपने घोड़ों के साथ इसमें समा सकते थे और बवक्ते जरूरत गार का मुंह बंद कर सकते थे, इसलिए कि करीब ही बड़े बड़े पत्थर भी पड़े हुए थे। इस खोह को देखते हुए उमैर बिन नसर के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। घोड़े से उतरकर वो घोड़े की बागें थामे उस खोह में दाखिल हुआ। बर्फबारी पहले की निस्बत तेज हो चुकी थी। थिमर और नक्सार अपने घोड़ों को लिए उसके पीछे पीछे गार में दाखिल हुई थी। ऐसा हुआ कि अपने घोड़े की बाग छोड़कर उमैर बिन नसर ने पहले अपनी तलवार बेनियाम की, फिर उस खोह के अंदर चक्कर लगाया, अपनी सलामती और हिफाजत के लिए जायजा लिया। खोह के अंदर कोई सुराख नहीं था और ये कि गार का अंदरूनी हिस्सा सख्त चट्टानों पर मुश्तमिल था। ये सूरत हाल उमैर बिन नसर के लिए काफी हद तक इत्मीनान बख्श थी। फिर वो थिमर और नक्सार दोनों के पास आया और उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, तुम दोनों बहनें घोड़ों की जीन से सामान उतार कर यहीं बैठो। मैं गार के बाहर कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर जाता हूँ, लकड़ियां और घास काट कर लाता हूँ, इसलिए कि हमें गार के अंदर घास और लकड़ियों का ढेर लगा लेना चाहिए। जाने ये बर्फबारी कब तक जारी रहे और सरताक के इंतजार में इस गार के अंदर हमें कब तक इंतजार करना पड़े। उमैर बिन नसर के इन अल्फाज के जवाब में थिमर फारन बोल पड़ी और कहने लगी, घोड़े यहीं गार के अंदर ही छोड़ देते हैं, मैं आपको तन्हा और अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं और नक्सार दोनों भी आपके साथ जाती हैं। तीनों मिलकर लकड़ियां और घास काटते हैं और फिर इन लकड़ियों और घास को गार के अंदर जमा कर लेंगे। नक्सार ने भी फौरन थिमर की तायद की। थिमर का यह जवाब सुनकर उमैर बिन नसर के चेहरे पर खुशी की लहरें बिखर गई थीं। अगर तुम दोनों की ये मर्जी है तो फिर आओ, जल्दी करें, इसलिए कि लकड़ियां तलाश करते हमें काफी वक्त लगेगा। गो बर्फबारी में लकड़ियां भीग चुकी होंगी, लेकिन हम छोटी छोटी खुश्क लकड़ियां तलाश कर लेंगे। जब इनसे आग रोशन करने में कामयाब हो गए तो बर्फबारी के बायस बड़ी लकड़ियां भीगी होने के बावजूद खुश्क होकर जल उठेंगी। इसके साथ ही तीनों गार से बाहर निकले। अपने घोड़े की जीन से बंधा हुआ कुल्हाड़ा उमैर बिन नसर ने ले लिया, जबकि थिमर और नक्सार ने अपनी तलवारें और खंजर संभाल लिए। गार के करीब ही उन्होंने देखा काफी बड़ी बड़ी भूरे रंग की घास थी जो बर्फ के साथ सफेद हो चुकी थी, और घास के अंदर ही टुंड मुंड दरख्तों का ना खत्म होने वाला एक सिलसिला भी था। ये सूरत हाल देखते हुए वो खुश हो गए थे। फिर उमैर बिन नसर अपने कुल्हाड़े को हरकत में लाया। वो तेजी से छोटे बड़े दरख्त काटकर उनके टुकड़े करते हुए लकड़ियों के ढेर लगाने लगा था। दूसरी तरफ थिमर और नक्सार भी हरकत में आईं। उन्होंने अपनी तलवारों और खंजरों से भूरी घास काट काट कर उसके ढेर लगाने शुरू कर दिए थे, इसलिए कि वो घास सिर्फ उनके लिए आग जलाने का काम आ सकती थी, बल्कि उन तीनों के घोड़ों की खुराक भी बन सकती थी।
कुछ देर तक वो इस काम में बड़ी जांफिशानी में जुटे रहे। फिर तीनों ने अंदाजा लगाया कि वो इस कदर घास और लकड़ियां काट चुके हैं कि कई दिन तक उनके काम आ सकती हैं, तो उन्होंने काटी हुई लकड़ियां और घास उठा उठाकर गार के अंदर मुंतकिल करना शुरू कर दी थी। जब सारी लकड़ियां और घास गार के अंदर ले गए, तब तीनों ने मिलकर घोड़ों की जीनों से सामान उतार दिया। नक्सार और थिमर ने जल्दी जल्दी घोड़ों की जीनों से 2 बड़े बड़े कंबल खोलकर गार के अंदर बिछाए और उनके ऊपर उन्होंने बिस्तर लगा दिए थे। फिर घोड़ों की जीनों से जरूरत का सामान, खाने पीने की अशिया और पानी की छागलें उतार ली गई थी। इसके बाद घोड़ों की पीठों से जीने और मुंह से धाने निकालने के बाद घोड़ों को गार के एक कोने में बांधकर उनके आगे खुश्क घास डाल दी गई थी। घोड़े भूखे थे, बड़ी तेजी के साथ वो खुश्क घास चबाने लगे। नक्सार और थिमर दोनों खाने पीने की अशिया गार के एक तरफ जमा करने लगी, जबकि उमैर बिन नसर ने बिस्तरों के करीब ही थोड़ी सी घास जमा की और इसे पहले आग दिखाई। और जब घास खूब आग पकड़ गई तो उसके ऊपर छोटी छोटी खुश्क लकड़ियां और बड़ी लकड़ियों की छाल डालना शुरू कर दी, जिसने तेजी से आग पकड़ना शुरू कर दी थी। जब कुछ आग जमा हुई तो उन्होंने उसके ऊपर बड़ी लकड़ियां रख दी, वो भी खुश्क होकर आग पकड़ गईं। इस तरह गार के अंदर अलाव गर्म हो गया था। जब आग खूब भड़क उठी और तीनों अपने बिस्तरों में बैठ गए, तो थिमर उमैर बिन नसर को मुखातिब करके कहने लगी, ये जिस गार में इस वक्त हम बैठे हैं, क्या इसका मुंह इसी तरह खुला रहना चाहिए? ऐसा ना हो मुंह खुला रहने की वजह से कोई जंगली जानवर या दरिंदा कोहिस्तानी सिलसिलों में इधर आन घुसे, या लुटेरों का कोई गिरोह ही बर्फबारी में इधर का रुख कर बैठे और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। थिमर के इन अल्फाज पर उमैर बिन नसर ने बड़े गौर से उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, जो कुछ तुमने कहा है मुझे इसका अंदाजा है। तुम फिक्र न करो, तुम दोनों की सलामती मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। गार का मुंह हम बड़े बड़े पत्थरों से जरूरत के वक्त बंद कर देंगे, ताहम थोड़ा सा हिस्सा खुला रखेंगे और बारी बारी वहां बैठकर पहरा दिया करेंगे। और ये पहरा दिन के वक्त रहेगा, ताकि जब कोई दर्रे से गुजरे तो हमें पता चल जाए कि कौन गुजरा है। थिमर कहने लगी, और अगर हमारे दुश्मन रात के वक्त गुजर गए तब? जवाब में उमैर बिन नसर मुस्कुराते हुए कहने लगा, बात कुछ यूं है नक्सार के, ये ऐसे वीरान रस्ते हैं कि यहाँ रात के वक्त कोई सफर नहीं करता। रात लोग किसी न किसी सराय या बस्ती में बसर कर लेते हैं, दिन के वक्त यहाँ से गुजरते हैं। लिहाजा हमें खबर हो जाएगी कि सरताक और उसके दोनों मुहाफिज कब और किस वक्त यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ तक कहने के बाद उमैर बिन नसर रुका, फिर अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए वो कह रहा था, पहले तीनों मिलकर खाना खाते हैं। मेरे ख्याल में अब शाम हो रही है, इसके बाद आग के पास बैठकर आराम करेंगे। मेरे ख्याल में पहले मैं गार का मुंह बड़े बड़े पत्थरों से बंद करता हूँ। इस पर नक्सार कहने लगी, ये काम मैं और थिमर आपको अकेले तो नहीं करने देंगी, मैं और थिमर भी इस काम में आपका साथ देंगे। पहले गार का मुंह जिस कदर हम बंद करना चाहते हैं कर लें, इसके बाद इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे। नक्सार की यह बात शायद थिमर और उमैर दोनों को पसंद आई थी। सब अपनी जगहों पर से उठ खड़े हुए। तीनों ने मिलकर बड़े बड़े पत्थरों से गार का मुंह बंद करना शुरू कर दिया था, ताहम गार के ऊपरी हिस्से से थोड़ा सा सुराख रहने दिया था। इसके बाद वो तीनों अंदर आकर बैठ गए और पुरसुकून माहौल में खाना खाने लगे थे। इस तरह सराय गोबी की तरफ आने वाली शाहरा के किनारे उन्हें एक माकूल जगह मिल गई थी। लगातार कई रोज तक तीनों ने कोहिस्तान थानशियान के उस गार में क़याम किया। बारी बारी वो दिन के वक्त गार के मुंह पर बैठकर पहरा देते और सराय गोबी की तरफ से आने वाली शाहरा पर कड़ी निगाह रखते थे। ताहम रात के वक्त वो गार में आग का अलाव रोशन करके सो रहते। इस तरह चंद रोज बाद एक दिन जब उमैर बिन नसर गार के दहाने के पास सराय गोबी की तरफ से आने वाली उस शाहरा रेशम पर गहरी निगाह रखे हुए था, एकदम वो चौंक कर खड़ा हुआ। वो पत्थर जिनसे उसने गार का दहाना बंद कर रखा था, उन्हें धक्का देकर उसने एकदम गिरा दिया। फिर वो बुलंद आवाज में थिमर और नक्सार को मुखातिब करके कहने लगा, तुम दोनों बहनें फौरन तैयार हो जाओ। मैं मशरिक की समत से शाहरा पर घोड़ों की टापों की आवाजें सुन रहा हूँ। मेरा दिल कहता है कि सरताक और उसके कब्रसी मुहाफिजों के अलावा और कोई नहीं हो सकता। मैं दर्रे के बिल्कुल किनारे पर जाता हूँ। तुम दोनों बहनें इतनी देर तक तीनों घोड़ों को तैयार करके दर्रे के दहाने की चट्टानों की ओट में आ जाओ। इसके साथ ही उमैर बिन नसर ने अपने पीठ पर तीरों का तरकश दुरुस्त किया, कंधे पर लटकती हुई कमान का जायजा लिया। फिर वो अपने सर पर आहनी खुद दुरुस्त करता हुआ गार से भाग गया। थोड़ी देर के बाद थिमर और नक्सार भी तीनों घोड़ों की बागें पकड़े वहां पहुंच गई थीं। उन्होंने अपना सारा सामान और बिस्तर लपेटकर अपने घोड़ों की जीनों से बांध दिया था। ऐन उसी वक्त उन्होंने जरा फासले पर मशरिक में कोहिस्तानी सिलसिले के दर्रे के अंदर 3 सवार हेलों की तरफ नमूदार होते देखा। उन्हें देखते ही उमैर बिन नसर चिल्ला उठा, देखो तुम दोनों तीनों घोड़ों को लेकर मेरे करीब बुलंद चट्टानों की ओट में हो जाओ और घोड़ों को पत्थरों से बांध दो। फिर दोनों मेरे पास आ जाओ।
آج اس درے میں سرتاق اور اس کے دونوں محافظ ساتھیوں کا تماشا قابل دید ہوگا۔